हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अपनी पहली भी वीडियो कवर की थी जिसमें हमने सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म का पार्ट इंक्लूड किया था। तो हमारे पास वर्ड आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनके ऊपर या तो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन पर फोकस नहीं किया जाता और ना ही कोई नेशनल या स्टेट रिलीजन भी होता है। ओके, तो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पर फोकस ना करके सभी रिलीजन को इक्वलिटी दी जाती है। हर पर्सन को अपने रिलीजन को फॉलो करने और उसको दूसरे लोगों के साथ प्रोपगेट करने, प्रचार प्रसार करने की पूरी फ्रीडम होती है। तो हमने यहाँ पर ये भी देखा कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में कैसे सेकुलरिज्म काम करता है। तो इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो सेकुलरिज्म का मतलब हमने देखा था कि किसी भी पर्सन को रिलीजन के बिहाफ पर उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हर पर्सन को फ्रीडम होगी अपने रिलीजन, अपने बिलीफ, अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो करने और उनको दूसरे लोगों के साथ उनको शेयर करने या उनको प्रोपगेट करने, उनका प्रचार करने की पूरी फ्रीडम होगी। कोई भी स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस नहीं करेगा कि कोई भी हमारा नेशनल रिलीजन या स्टेट रिलीजन नहीं होगा। किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इंडियन सेकुलरिज्म में हमने देखा था कि दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। कोई भी एक कम्युनिटी को, रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी से ज़्यादा नहीं माना जाएगा। कोई भी मेंबर जो अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड होंगे एक दूसरे पर कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। सब अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। कोई भी स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फ्रीडम नहीं दे सकता और किसी दूसरे रिलीजन को कंट्रोल नहीं कर सकता। सभी लोगों के पास राइट होगा कि वो अपने रिलीजन को अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमने केस स्टडी देखी थी गवर्नमेंट हाई स्कूल की कि वहाँ पर जो टीचर है, बच्चे हैं, वो एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं लेकिन टीचर्स मना कर देते हैं और वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं होती। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आए दिन कोई ना कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता रहता है और उसको स्कूल्स में सेलिब्रेट करना पड़ेगा। अब अगर हर दिन स्कूल में फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लग गए तो पढ़ाई कब होगी। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उस दिन हमेशा छुट्टी रहेगी और सभी बच्चे अपने घर पर उस रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारी एक और स्टोरी आती है जिसमें हम देखते हैं ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु आर रिसेंटली बोथ स्कूटर आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर। इसमें हमारे पास दे रखा है कि एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, उन्होंने अभी अभी स्कूटर्स खरीदी है और वो साथ में मिलकर राइड पर जा रहे हैं, एक घूमने जा रहे हैं। तो उनमें से एक फ्रेंड बोलता है, हे आई होप यू हैव ए हेलमेट। वो बोलते हैं कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके पास हेलमेट होगा। यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर दैट यू वियर वन। आपको पता है कि दिल्ली में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। वाई आर नॉट यू वियरिंग ए हेलमेट। आपके पास हेलमेट, आपने अपना हेलमेट क्यों नहीं पहना है। डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड। क्या आप अपने ऊपर फाइन लगवाना चाहते हो। आप अपना हेलमेट पहन लो। उस पर जो उसका दूसरा फ्रेंड है वो बोलता है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। वो बोलता है कि आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर फाइन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बोलता है, हे परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइंड। तो जो पर्सन है परमजीत उनका नाम है, तो वो बोल रहे हैं कि आपके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगेगा परमजीत। आप ऐसे क्या अलग हो कि आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, आपने हेलमेट भी नहीं पहना है। तो परमजीत इस पर बोलता है, फॉर सिख कम्युनिटी, वो एक सिख कम्युनिटी से रिलेटेड थे। फॉर सिक्स
वियरिंग ए पगड़ी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। तो वो बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में पगड़ी होती है जिसको हम सबको पहनना पड़ता है, और हमारे रिलीजन का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर ए हेलमेट। और गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं ये पगड़ी उतार के और एक हेलमेट पहनूं, क्योंकि ये पगड़ी जो है वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, और हम अपने रिलीजन के सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स रिलीजन से रिलेटेड हर एक चीज़ को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट हमें हमारी उस फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए वो हमें फोर्स भी नहीं कर सकती कि मैं अपनी पगड़ी हटा के और एक हेलमेट पहनूं। इसके अलावा भी एक और रीज़न उसने दिया, तो वो रीज़न क्या था कि यहाँ पर हमें स्टोरी के रिजल्ट के बारे में बताया है। इन द अबोव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट। ऊपर जो स्टोरी हमने पढ़ी उसमें देखा कि जो परमजीत है एक सिख यूथ है, एक सिख कम्युनिटी से रिलेटेड एक युवा है, डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट, और उसने एक अपना हेलमेट नहीं पहना है। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग ए पगड़ी टर्बन is central to a Sikh religious practice, and in order not to interfere with this, allow an exception in the laws। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडियन स्टेट है, जो इंडिया कंट्री है, उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि सिख जो कम्युनिटी होगी उनमें सबसे मेन जो उनका पार्ट माना जाएगा वो पगड़ी होगा। जो टर्बन होगी, जो उन्होंने पगड़ी पहनी होगी सिर पर, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस का। और जो गवर्नमेंट है वो हमें हमारे ऊपर बर्डन नहीं डाल सकती कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए लॉज जो है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें परमिशन देता है कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। उसके अलावा भी बताया कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो हमारे पर्टिकुलर जो रिलीजन है, जो डोमिनेशन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी पे बनाती है ताकि सभी लोग मिलजुल कर आपस में रह सकें। और इसी के लिए अनटचेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था पिछले बुक्स चैप्टर्स में। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है जो छुआछूत था। तो अनटचेबिलिटी जो ख़त्म किया गया था वो इसीलिए ख़त्म किया गया था ताकि जो अलग अलग रिलीजन के लोग थे, जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लोग थे, जो खुद को अलग मानते थे और दूसरे लोगों से अलग रखना चाहते थे, तो इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी उनको ख़त्म करने के लिए ही अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। In the instance, the state is intervening in religion in order to end and special practice that is discriminates and excludes and that violate the fundamental right of lower caste who are citizen of the country। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो गवर्नमेंट ये देखा गया कि जो हमारी कंट्री में रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके सोशल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको अलग रखा जा रहा है और इसकी वजह से उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया था। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को इक्वल रखने के लिए, सभी रिलीजियस लोगों को इक्वल रखने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाती है और उनको कंट्री में अप्लाई भी करती है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजन कम्युनिटी टू सेट अप दियर ओन स्कूल एंड कॉलेज। और इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग रिलीजन को अपनी खुद के स्कूल और कॉलेज सेटअप करने की फ्रीडम भी देता है। It also give them financial aid on a non-preferential basis, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देता है ताकि वो अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकें।
इन दैट वे द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हमें यहाँ पर अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में केस स्टडी दे रखी है और ये बता रखा है कि वहाँ पर भी सेकुलरिज्म है और इंडिया में भी सेकुलरिज्म है, लेकिन वहाँ पर जो सेकुलरिज्म फॉलो होता है वो अलग है और इंडिया में जो सेकुलरिज्म फॉलो होता है वो अलग है। तो वो कैसे है उसके बारे में हम देखते हैं। Some of the above objects are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic country of other part of the world। तो जो सेकुलर बातें हैं, सेकुलरिज्म का जो मेन ऑब्जेक्ट है कि कंट्री में सभी रिलीजन को इक्वलिटी दी जाएगी। तो ये तो पूरी कंट्री में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ये पार्ट इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग अन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिटेड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में भी बताया है कि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ न्यू लॉज बनाए गए और उसके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एट द ऑफिशियल रिलीजन। मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट होगी, वो किसी एक रिलीजन को पूरी कंट्री का रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस देगी। हर रिलीजन उनके लिए बराबर होगा। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन दैट नाइदर द स्टेट नो रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अदर। मतलब वहाँ पर सेकुलरिज्म का मतलब ये होगा कि ना तो स्टेट और ना ही रिलीजन एक दूसरे की किसी भी काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। स्टेट अलग से काम करेगा और रिलीजन अलग काम करेगा, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। There is one significant way in which Indian secularism differ from the dominant understanding of secularism and practice of the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. तो जो इंडिया यूएसए के कंट्री में है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ना तो स्टेट किसी रिलीजन को फोकस करेगा, ना किसी कोई रिलीजन पूरी कंट्री पर कंट्रोल करने के बारे में सोचेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जो स्टेट और रिलीजन के बीच में, इनके बीच में ये बता दिया गया था कि कोई भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजियन अफेयर, कि जो स्टेट, जो कंट्री है, वो रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर कर सकती है। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंस्ड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबोलिस्ट अनटचेबिलिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कैसे हिंदू रिलीजन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके ऊपर एक्शन लिया था। इन इंडियन सेकुलरिज्म तो the state is not strictly separate from religion. It does maintain a principal distance, vice versa religion. इंडियन सेकुलरिज्म जो होगा, वो जो स्टेट होगा, वो स्ट्रिक्टली अलग नहीं होगा रिलीजन से। वो रिलीजियस से रिलेटेड मेन डिसीजन भी ले सकता है और ऐसे ही जो रिलीजन है वो भी स्टेट के जो भी काम होंगे, जो भी अफेयर्स होंगे, उसमें वो इंटरफेयर कर सकते हैं। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideal laid out in the constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle. और यहाँ पर मतलब जब दूसरे रिलीजन या दूसरी जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगी, तो इससे ये पता चलेगा, इससे ये रिजल्ट आएगा कि हमें ये देखने को मिलेगा इस टाइप में कि कोई स्टेट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, सेकुलर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, और कोई फॉलो नहीं कर रहा है। किसी जो पूरी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को तो फोकस किया जा रहा है, लेकिन दूसरे रिलीजन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसकी वजह से ये एक प्रैक्टिस की वजह से ये नेगेटिव इफेक्ट सेकुलरिज्म पर पड़ेगा। द इंडियन स्टेट is secular and work in various way to prevent religion domination. इंडिया जो कंट्री है वहाँ पर सेकुलरिज्म है वहाँ पर,
ठीक है, और वो अलग अलग तरीके से काम भी कर रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल, और हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसी की वजह से हम अपने सेकुलर प्रिंसिपल को फॉलो भी कर सकते हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेकुलरिज्म है और कोई भी रिलीजन अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकता, इसलिए वहाँ पर कुछ ना कुछ वोलेशन होता रहता है और इस वोलेशन को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक एज सेंसिटिव ऑफ दियर वोलेशन एंड अनेबल टू अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वोलेशन टेक प्लेस। और इन्हीं राइट्स की वजह से इन्हीं जो राइट्स हमें मिले हुए हैं उन्हीं की वजह से, क्योंकि हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपने राइट्स को फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम जो वोलेशन होगा उसको ख़त्म करने के लिए और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसको भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें केस स्टडी और दे रखी है फ्रांस की। तो यहाँ पर दे रखा है इन फरवरी 2004 की बात है। France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious and political sign or symbol such as the Islamic headscarf, the Jave skull or the large Christian crosses। तो जो फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक लॉ पास किया और जिसकी वजह से उस लॉज में क्या था कि कोई भी स्कूल में आने वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने रिलीजियस उनके रिलीजन से रिलेटेड जो भी साइन और सिंबल से रिलेटेड जो भी उनकी पार्ट होंगे वो अपनी स्कूल की ड्रेस में उनको मैच नहीं करेंगे। जैसे इस्लामिक हेड स्कार्फ्स होते हैं, जेविस स्कल्प्स होती हैं, लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस होते हैं। तो इस टाइप की अगर कोई भी सिंबल्स या साइन अगर देखने को मिले तो वो बिल्कुल बैन होगा और उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा जो अपने रिलीजन से रिलेटेड किसी भी साइन या सिंबल को शो करता है। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्गेरिया, तुनीसिया एंड मोरक्को। और ये सब इसलिए बनाया गया था क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ था, इन फ्रांस 1960 फ्रांस एंड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइड वीजाज फॉर दीज इमिग्रेंट टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। तो 1960 की बात है, तब क्या हुआ, फ्रांस में वर्कर्स की शॉर्टेज आ गई, वहाँ पर वर्कर्स की कमी आ गई। इसलिए फ्रांस ने क्या किया कि दूसरे देश जो थे, अपने आसपास की जो कंट्री थी, वहाँ से लोगों को बुलाया कि आप हमारी कंट्री में आओ और हमारी कंट्री में काम करो, क्योंकि उनकी कंट्री में वर्कर्स की शॉर्टेज आ गई। तो अलग अलग कंट्री से लोग फ्रांस में आकर रहने लग गई। जैसे अल्गेरिया से आए, कुछ तुनीसिया से आए, कुछ मोरक्को से आए। तो ऐसे करके अलग अलग कंट्री से लोग आकर कहाँ पर रहने लग गए, फ्रांस में, और वहाँ पर काम करने लग गए, जिसकी वजह से फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ठीक हो गई। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग थे, जो लोग आकर रहे थे, उनके जो बच्चे थे जो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स थे, वो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो ड्रेस थे उनमें अपने सिंबल्स और साइन को मैच करते थे। ओके, जैसे इस्लामिक है तो वो हेड स्कार्फ्स पहनते थे, जेब्स है तो वो स्कल्प्स पहनते थे, क्रिश्चियन है तो जो क्रिश्चियन का क्रॉस का साइन होता है ना, इस टाइप में आपने देखा होगा, क्रिश्चियन का एक क्रॉस का साइन होता है इस टाइप में, तो इस टाइप का साइन वो यूज़ करते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इससे ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर बच्चा इस रिलीजन से रिलेटेड है। तो फ्रांस ने एक लॉ पास किया 2004 में, जिसकी वजह से बैन कर दिया कि कोई भी रिलीजियस साइन या सिंबल कोई भी बच्चा शो नहीं करेगा। द डॉटर ऑफ दीज इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, इमिग्रेंट्स यहाँ पर वर्ड आया है हमारे पास इमिग्रेट। इमिग्रेंट्स वो पर्सन होते हैं जो दूसरी कंट्री से आके और हमारी कंट्री में रहते हैं। ओके, मतलब दूसरी कंट्री से आके काम के लिए या वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए, एजुकेशन के लिए या हेल्थ फैसिलिटी के लिए, कोई भी रीजन हो, दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री में रह रहे हैं, तो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उसके लिए वो क्या बन जाएंगे, इमिग्रेंट्स बन जाएंगे। The daughter of these immigrants offer wear headscarves while attending school। तो जो उनकी बेटियां होती थी वो इमिग्रेंट्स की, वो अलग अलग टाइप के जो रिलीजियस
उनके साइन और सिंबल होते थे वो दिखाती थी, उनको अपनी स्कूल ड्रेस से मैच करती थी। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ द न्यू लॉज दे हैव बीन एक्सपल्ड फ्रॉम दियर स्कूल फॉर वियरिंग हेड स्क्रेप्स। लेकिन लॉ पास किया गया, अगर उसके बाद भी ऐसा कुछ होता है तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से फ्रांस के जो स्कूल्स थे वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस या उनके साइन और सिंबल फॉलो करने से रोका गया था स्कूल में। स्कूल से बाहर वो उसको फॉलो कर सकते थे। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने इंडियन सेकुलरिज्म और जो दूसरी कंट्री है, एक तो हमने यूएसए के बारे में देखा और एक फ्रांस के बारे में देखा। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो बातें फॉलो की जाती है वो हमने अपने इस वीडियो के पार्ट में कवर की है। तो आई होप जो पार्ट हमने कवर किया है वो आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इसको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर को, और जो समझ ना आए वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।